मैंने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ा दिए। बूटा भी एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद आगे बढ़ाया। मेरा ख्याल था वो गिले शिकवे मिटाने के लिए गले मिलेगा, लेकिन इसने सिर्फ दायां हाथ आगे बढ़ाया। माफ़ करना यार नाजी बाबू, इसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। गलती हो गई मुझसे, मेरा ख्याल है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल वो सब कुछ जगते की वजह से हुआ, इसने मुझे वर्गलाया। भूल जाओ अब इस बात को। मैंने बड़ी गर्मजोशी से इससे हाथ मिलाया। मैं समझ गया कि अब वो सारा बोझ जगत सिंह पर डालने की कोशिश कर रहा था, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। वैसे मैं जान चुका था कि सारी शरारत इसी की थी, लालच इसी के दिल में आया था। जगत सिंह को भी इसने वर्गलाया होगा, और मैं ये भी जानता था कि बूटे के दिल में मेरे लिए अब भी कदूरत मौजूद है। इसने गालबन किसी मसलहत के तहत हथियार डाल दिए थे, लेकिन इसने जिस अंदाज से मुझसे हाथ मिलाया था, इससे मुझे पता चल गया था कि इसकी नीयत में खोट और दिल में एक कमीनगी कूट कूट कर भरी हुई है। हम लोग सोफों पर बैठ गए। रज़िया ने नूरी को बुलाकर चाय वगैरह लाने को कहा, और फिर बातों में ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि हिंदुस्तान में जिस पार्टी ने मुझे सरहद पार कराई थी, रज़िया की पार्टी से इनके गहरे रवाबत थे, और इन दोनों पार्टियों के दरमियान माल का तबादला होता रहता था। इस रात मैंने सरहद की दूसरी तरफ गाँव के बाहर दरख्तों के झुंड में 2 ट्रक देखे थे। ये स्मगलर जब सरहद पर इधर कमाल उधर करते हैं तो बड़ी प्लानिंग से काम लेते हैं। या तो दोनों तरफ के सरहदी मुहाफिज इनके पेरोल पर होते हैं, या असल मुकाम से दूर सरहद पर किसी और जगह सरहदी मुहाफिजों को मसनूई झड़प में उलझाकर दूसरी जगह से माल इधर उधर पहुंचा दिया जाता है। इस रोज़ भी कुछ ऐसा ही मंसूबा था। सरहदी पट्टी पर बेदियाँ वाली साइड पर किसी मसनूई झड़प का बंदोबस्त किया गया था। फायरिंग की आवाज़ मैंने भी सुनी थी। फायरिंग शुरू होते ही उन्होंने हमें दूसरी तरफ से निकाल दिया था, लेकिन रॉ के एजेंट हमारी ताक में थे। बहरहाल मैं और जगत सिंह किसी न किसी तरह वहाँ से निकल आए। जगत सिंह हमें सरहद पार कराने के लिए साथ आया था। इसके आने का मकसद ये था कि यहाँ आकर शाहजी को बता दे कि रात के आखिरी पहरे हीरोइन बनाने वाले केमिकल के ड्रमों से लदे हुए 2 ट्रक सरहद पार करके आएंगे। ट्रकों के यहाँ पहुँचने में इन पर लदे हुए ड्रम ठिकाने लगा दिया जाएंगे। लेकिन जगत सिंह ने रात का बाकी हिस्सा मेरे और बूटे के साथ इस डेरे पर ही गुजारा था। बूटे के कहने के मुताबिक चूंकि हमारी वजह से सरहद पर फायरिंग हुई थी, जिससे दूर दूर तक सरहदी मुहाफिज होशियार हो गए थे, इसलिए इसके ख्याल में ट्रकों के सरहद पार करने का प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया गया होगा। इसलिए जगत सिंह शाहजी के पास भी नहीं गया था। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे पास कीमती ज़ेवरात देखकर बूटे की नीयत बदल गई थी, और इसने जगत सिंह को भी रोक लिया था। जबकि वो ट्रक प्रोग्राम के मुताबिक मुकर्ररा वक़्त पर सरहद पार करके आ गए थे, लेकिन सरहद से तकरीबन निसफ मील अंदर पाकिस्तान के सरहदी मुहाफिजों के घेरे में आ गए। इन दोनों ट्रकों के साथ 8 मुसल्ले आदमी थे। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग का तबादला होता रहा, और बिलाखिर स्मगलर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। इस मुकाबले में एक सरहदी मुहाफिज और 2 स्मगलर भी मारे गए थे। हीरोइन बनाने के केमिकल्स लदे हुए दोनों ट्रक सरहदी मुहाफिजों के कब्जे में आ गए, जिन्हें बाद में हुकूमत के मुतल्लिका महकमे की तहवील में दे दिया गया। इस तरह इस पार्टी को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। रज़िया और नागी की बातों से बूटे ने बज़ाहिर तो अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी, लेकिन इसके दिल में कदूरत थी, और मुझे यकीन था कि वो आने वाले वक्तों में कभी न कभी मेरे खिलाफ कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे मुझे नुकसान पहुंच सके। नागी और बूटा किसी काम से ही रज़िया के पास आए थे, लेकिन मेरे सामने बात नहीं हुई। मैं उठकर अंदर चला गया, जहाँ नरगस हॉल कमरे से उठकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मैं भी इसके पीछे ही चल पड़ा। लगता है तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा, मैंने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। तुम मुझे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हो, नरगस ने जवाब दिया। जब देखो इसी हराफा के बगल में घुसे रहते हो। मुसलहत माय डियर, मैंने जवाब दिया। बस 2-4 दिन की बात है, इसके बाद हम दोनों यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। वो दोनों कौन है? नरगस बोली। इसने तुम पर पिस्तौल क्यों उतारा था? मैं तो डर ही गई थी। लंबी कहानी है, किसी वक्त फुर्सत में सुनाऊंगा, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मुझे तो अब डर लगने लगा है, जल्दी कोई अपना बंदोबस्त करो, नरगस ने कहा। तुमने तमाम ज़ेवरात भी इस हराफा की झोल में डाल दिए हैं। मुझे तो लगता है वो अब तुम्हें ठेंगा दिखा देगी। वो ऐसा नहीं कर सकती, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रज़िया मुझे अच्छी तरह जानती है, ऐसी कोई हमाकत करने की कोशिश नहीं करेगी। मुझे शुबह है, नरगस ने जवाब दिया। तुमने हमाकत की कि सब कुछ इसके हवाले कर दिया? मुझे तो इसकी नीयत कुछ ठीक नज़र नहीं आती। वो तुम्हें मुसलसल टरखाए जा रही है। ऐसी बात नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला। रज़िया और सब कुछ कर सकती है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। आज हम एक ज्वेलर के पास गए थे। इसने 2 चीज़ों की कीमत लगाई है और कल सुबह रकम की अदायगी का वादा किया है। और बात दरअसल ये है
कि रज़िया इन ज़ेवरात को फ़रोख्त करते हुए कुछ हिचकिचा रही है। क्यों? नरगिस ने मुझे कहा। वो तमाम ज़ेवरात अपने पास रखना चाहती है। मैंने जवाब दिया। ये बात इसने एक मरतबा पहले भी कही थी। ज़ेवरात इसे अच्छे लगे हैं और वो मुझे इनकी कीमत अदा करने को तैयार है। मैंने पहले ही कहा था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। नरगिस ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, वो ज़ेवरात रख कर कीमत दे दे, लेकिन वो नेकलेस वो नहीं दूंगी, और वो नेकलेस ही इसे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन तुम परेशान मत हो, वो नेकलेस तुम्हारी इस खूबसूरत सुराहीदार गर्दन की जीनत बनेगा। मैंने आगे बढ़कर दोनों हाथों से इसके कांधों पर हाथ रख दिए और इसे अपनी तरफ खींचने लगा। ठीक इसी वक्त दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज़ आई। मैं नरगिस को छोड़कर जल्दी से अलग हट गया। दरवाज़ा खुला और रज़िया कमरे में घुस आई। इसने पहले मुश्तबा निगाहों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा, फिर बोली, क्या बात है, तुम लोग खाना नहीं खाओगे? 10 बज रहे हैं। मैंने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। बातों में वक्त गुजरने का ख्याल ही नहीं रहा था। तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं कहते हुए बाथरूम में घुस गया। मैं 10 मिनट बाद ड्राइंग रूम में पहुँचा तो रज़िया और नरगिस के चेहरे देखकर मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस मुख्तसर सी मुद्दत में इन दोनों में कोई मार्का हो चुका है। मैं नरगिस के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और खामोशी से खाना खाने लगा। 11 बजे के करीब रज़िया तैयार होकर कहीं चली गई। इसने मुझे भी नहीं बताया कि कहाँ जा रही है। मुझे इस पर कुछ शुबा सा हुआ, लेकिन नरगिस पर मैंने अपनी शुबे का इजहार नहीं किया। कई रोज़ बाद मुझे और नरगिस को इस तरह बैठने और आज़ादी से बातें करने का मौका मिला था। नरगिस का बस एक ही इसरार था कि मैं जल्द से जल्द रज़िया से ज़ेवरात वापस ले लूँ और हम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाएं। रात 2 बजे तक तो हम बातें करते रहे और फिर मैं नरगिस ही के कमरे में सो गया। मुझे नहीं मालूम कि रज़िया की वापसी कब हुई थी। रज़िया से मेरी मुलाकात सुबह 11 बजे के करीब हुई थी। इस वक्त नरगिस अपने कमरे में ही थी। रज़िया से बातें करते हुए मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। मैंने इसकी बातों में नुमाया तब्दीली महसूस की। मेरा ख्याल है कि हम ज्वेलर को वो 2 जेवर देकर पैसे ले आएँ। इसने आज 11 बजे रकम देने का वादा किया था। मैंने कहा, मैं इस वक्त एक बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ। रज़िया ने बेइतनाई से जवाब दिया, ज्वेलर की दुकान तो रात 9 बजे तक खुली रहेगी, हम किसी भी वक्त जा सकते हैं। तुम जानती हो मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने जवाब दिया, अगर तुम वहाँ जाने के लिए वक्त नहीं निकाल सकती तो वो जेवर मुझे दे दो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। वो तुम्हें पैसे नहीं देगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर दे। रज़िया ने कहा। मैं चौंक गया। इसके लहजे में कुछ अजीब सी बात थी। अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में तुम्हारे और नरगिस के बारे में बड़ी तफसील से छपा है। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। मेरा मशवरा है तुम 2-4 दिन घर से बाहर मत निकलो। रज़िया की इस बात ने मुझे चौंका दिया। इसका लहजा और अंदाज गुफ्तगू ऐसा था जैसे अखबारों में शाया होने वाली इस खबरों के हवाले से मुझे दबाव में रखना चाहती है। लेकिन मैं इस तरह हाथ पर हाथ रख के बैठा नहीं रह सकता था। मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी और तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत है मुझसे ले लो। रज़िया ने मेरी बात काट दी। शाहजी को कराची से वापस आ जाने दो, फिर तुम इस तरह हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रह सकोगे। ठीक है, मैंने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, फ़िलहाल तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो तुमसे और रकम ले लूँगा। तुम बैठो, मैं रकम ला कर देती हूँ। रज़िया उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। मेरा दिमाग घूम गया। इससे पहले इसने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई थी। अपने बारे में और इस सिंडिकेट के बारे में मैं खुद ब खुद इसने बहुत सी बातें बता दी थी, लेकिन कल बूटे और नागी के आने के बाद इसका रवैया बदल गया था। अब वो मेरे सामने रकम भी नहीं निकालना चाहती थी। गोया इसे मुझ पर एतमाद नहीं रहा था। इसने जिस तरह मुझे बैठे रहने को कहा था, इससे बाकी मेरा दिमाग घूम गया। ये जुमला कहते वक्त इसके होंठों पर जो मुस्कुराहट आई थी, इसने भी मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। रज़िया अपने कमरे में चली गई। इसने दरवाज़ा भी अंदर से लॉक कर लिया। लॉक के खटके की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दी थी और फिर दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैं अपनी जगह से उठकर तेज़ी से दबे कदमों चलता हुआ रज़िया के कमरे के सामने पहुँच गया और मोहतात निगाहों से इधर उधर देखने लगा। नरगिस अपने कमरे में थी। वो आ भी जाती तो मुझे इसकी फ़िक्र नहीं थी। नूरी किचन में थी और किचन हॉल कमरे के बाएं तरफ था और वहाँ से इस तरफ नहीं देखा जा सकता था। मैंने झुककर दरवाजे के लॉक की होल से आंख लगा दी। इसके साथ ही मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। रज़िया सामने स्टील की खूबसूरत अलमारी के पास झुकी हुई थी। अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसने सबसे निचले खाने में हाथ डालकर कुछ कपड़े हटाए और इस खाने के अंदर कुछ टटोलने लगी और फिर उठकर इसने अलमारी को दोनों हाथों से पकड़कर हरकत दी। और मेरा ख्याल है इस वज़नी अलमारी को हरकत देने के लिए इसे ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। इसका बायां तरफ का आधा हिस्सा दीवार के अंदर चला गया, जबकि बाकी आधा हिस्सा दीवार से हटकर सामने आ गया। अलमारी 4 फीट चौड़ी थी। चौड़ाई का 2 फीट का हिस्सा सामने आ गया। अलमारी 4 फीट चौड़ी थी। चौड़ाई का 2 फीट का हिस्सा एक तरफ दीवार में चला गया।
जबकि दूसरे हिस्से अलमारी के पीछे की दीवार नज़र आ रही थी और इस दीवार में 2.5 फीट ऊंची और 1.5 फीट चौड़ी एक और अलमारी नज़र आ गई। इस अलमारी का हैंडल वगैरह कोई नहीं था, अलबत्ता लॉक की जगह नज़र आ रही थी। रज़िया ने ड्रेसिंग टेबल पर से चाबियों का गुच्छा उठाकर एक चाबी मुंतखब की और वो चाबी दीवार की अलमारी के हजमी कुफल में लगाकर दरवाजे को बाहर की तरफ खींचा। इस अलमारी का दरवाज़ा खुलते ही मैं उछल पड़ा। नीचे ऊपर 3 खाने थे। सबसे नीचे वाले खाने में कुछ फाइलें और कागजात थे। ऊपर वाले खाने में जेवरात के डब्बे रखे हुए नजर आ रहे थे और सबसे ऊपर वाले खाने में नोटों के बंडल थी। इनके साथ ही मेरा वो मैला सा थैला भी रखा हुआ था जिसमें करोड़ों के जेवरात मौजूद थे। रज़िया ने सबसे ऊपर वाले खाने से हजार के नोटों वाले 2 बंडल निकाल लिए और दरवाज़ा बंद कर दिया। लॉक लगाकर चाबी निकाली और फिर स्टील की अलमारी को भी घुमाकर इसकी जगह पर फिट कर दिया और झुककर सबसे नीचे वाले खाने में कुछ टटोलने लगी। मैं सीधा हो गया और ठीक इसी वक्त नरगिस इस राहदरी में दाखिल हुई। इसने मुझे दरवाजे के सामने झुके हुए देख लिया। इसने कुछ कहना चाहा मगर मैंने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश रहने का इशारा किया और इसे बाजू से पकड़कर हॉल में ले आया। क्या बात है, तुम दरवाजे के सामने झुके हुए क्या कर रहे थे? नरगिस ने पूछा। इसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद नहीं थी। बाद में बताऊंगा, मैंने सरगोशी में जवाब दिया। हम दोनों आमने सामने सोफों पर बैठ गए। तकरीबन 3 मिनट बाद रज़िया भी वहां आ गई। इसके हाथ में नोटों की 2 बंडल थे जो इसने मेरे सामने मेज़ पर डाल दिए। 2 लाख हैं, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ज़रूरत पड़े तो मज़ीद ले लेना। रज़िया के चेहरे को देख रहा था। इसने जिस अंदाज में नोटों के बंडल मेरे सामने फेंके थे इससे मेरा खून खौल उठा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को काबू में रखा था। रज़िया के बारे में मेरे खदशात को तक़वियत मिल रही थी। इसका रवैया बदलता जा रहा था और शायद नरगिस का ये शुबा दुरुस्त था कि वो ज़ेवरात हज़म कर लेना चाहती थी, लेकिन मैं इसे आसानी से ये हज़म नहीं करने दूंगा। चंद मिनट बाद रज़िया तैयार होकर चली गई। इसने आज भी ये नहीं बताया था कि कहाँ जा रही है और कब वापस आएगी। ये 2 लाख कैसे हैं? नरगिस ने इसके जाने के काफ़ी देर बाद उलझी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। नोटों की दोनों गड्डियाँ अभी तक कॉफ़ी टेबल पर ही रखी थी। आज हमें ज्वेलर के पास जाना था। इसने 2 जेवर ख़रीदने के लिए रकम का बंदोबस्त किया होगा, लेकिन रज़िया ने कहीं और जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैंने इसीलिए कुछ रकम ली है अलग मकान का बंदोबस्त करने के लिए। मैंने आखिरी अल्फाज बहुत धीमे लहजे में कहे थे। मैं अभी निकलूँगा और आज किसी मकान का बंदोबस्त करके ही लौटूँगा। ये 1 बंडल संभाल कर रख लो, बाद में भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें अपने पास ही रखो। मैं कहाँ संभालूंगी और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नरगिस ने कहा। तुम्हारे लिए बाहर निकलना ख़तरनाक होगा, मैंने जवाब दिया। मेरा तो हुलिया बदला हुआ है, पहचान में नहीं आऊँगा, लेकिन तुम फ़ौरन पहचान ली जाओगी। मेरी कौन सी अखबार में तस्वीर छपी है जो फ़ौरन पहचान ली जाऊंगी? नरगिस ने तनिक कर कहा। शहर वालों को और भी बहुत से काम हैं, लोग हमें ही तो तलाश नहीं करते फिर रहे। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, इसने ठोस लहजे में जवाब दिया। तो ठीक है, मैंने चंद लम्हे खामोशी के बाद कहा। तो फिर नोटों का बंडल कमरे में कहीं ऐसी जगह छुपा दूँ कि किसी को नज़र में ना आ सके और तुम तैयार हो जाओ। हम आधे घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। नरगिस नोटों का एक बंडल उठाकर अपने कमरे में चली गई। मैं चंद लम्हे वहीं बैठा रहा और फिर रज़िया के कमरे में आ गया। मैं अगरचे रात को हॉल कमरे में सोफे पर सोता था, मगर मेरे कपड़े वगैरह रज़िया ही के कमरे में होते थे। मैंने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया, हाथ में पकड़ा हुआ नोटों का बंडल बेड पर उछाल दिया और इधर उधर देखने लगा। रज़िया की स्टील की खूबसूरत अलमारी की तरफ देखते हुए मेरे जहन में अचानक ये ख्याल उभरा और मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अलमारी के करीब आ गया। मैंने एक बार घूम कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे का ऑटोमेटिक ताला बंद हो गया था। मैं अलमारी की तरफ घूम गया और हैंडल पर हाथ रखकर इसे आहिस्तगी से दबा दिया। अलमारी लॉक नहीं थी। हैंडल बड़े आराम से नीचे दब गया। मैंने बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा खोल दिया और नीचे झुककर सबसे निचले खाने में रखे हुए कपड़ों को हटाकर टटोलने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। मेरी उंगलियां दीवार वाली साइड पर एक छोटे से आईनी आंकड़े से टकराईं। मैंने आंकड़ा इसकी जगह से हटा दिया और उठकर अलमारी को हरकत देने लगा। मुझे ज़्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। पिछली तरफ दीवार में वो अलमारी थी। दरवाज़ा मेरे सामने था जिसमें हजमी कफल लगा हुआ था। मैंने उठकर इधर उधर देखा। चाबियों का वो गुच्छा ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था। यह अलमारी चूँकि पोशीदा थी और किसी आम आदमी की नज़रों में नहीं आ सकती थी, इसलिए रज़िया ने चाबियों के हवाले से ज़्यादा एहतियात से काम नहीं लिया था। मैं चाबियों का वो गुच्छा उठाने के लिए बेड के ऊपर से घूमकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैंने खिड़की का पर्दा बहुत मामूली सा हटाकर देखा। वो रज़िया की गाड़ी थी। मैं तेज़ी से अलमारी के करीब गया, इसे घुमाकर इसकी जगह पर लाया। नीचे झुककर निचले खाने में हाथ डालकर आईनी आंकड़ा इसकी जगह फिट किया और बड़ी आहिस्तगी से अलमारी बंद करके कमरे के दरवाजे का लॉक खोल दिया। इस वक्त रज़िया की आवाज़ हॉल कमरे से सुनाई दे रही थी और नूरी से कुछ कह रही थी। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बाथरूम में घुस गया और बड़ी फुर्ती से कपड़े उतार कर शावर खोल दिया।
बाथरूम का दरवाज़ा मैंने जानबूझकर 1 इंच के करीब खुला रहने दिया था। मैं शावर के नीचे खड़ा किसी कदर ऊंची आवाज़ में गुनगुनाने लगा और फिर कमरे का दरवाज़ा खुला। रज़िया के साथ मुझे नूरी की आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा 41 के करीब खोला और बाहर झांकते हुए चीखा, कोई है, मुझे तौलिया दे दो। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? रज़िया की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा चंद इंच के करीब मज़ीद खोल दिया और सर बाहर निकाल कर बोला, अरे तुम वापस आ गई? वो दरअसल मैं नहाने को घुसा तो तौलिया लेना भूल गया। नरगिस से कहो कि बाहर से तौलिया ला दे। रज़िया ने नरगिस को ज़हमत देने के बजाय नूरी को तौलिया लेने भेज दिया और स्टील की अलमारी खोलकर ऊपर के खाने में कुछ तलाश करने लगी। तुम जल्दी वापस आ गई? मैंने पूछा। एक चीज़ लेना भूल गई थी, इसके लिए वापस आई हूँ, रज़िया ने जवाब दिया और कपड़ों के नीचे से ब्राउन जिल्द वाली एक डायरी निकाल ली। मेरे टेलर का भी लंबा चौड़ा हिसाब हो गया है। यही सोचकर निकली थी कि आज इसका हिसाब भी करूंगी, लेकिन डायरी यहीं भूल गई थी। इसने डायरी कांधे पर लटके हुए पर्स में डाल ली और अलमारी बंद करके मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये नोटों का बंडल तुमने ऐसी बेपरवाही से फेंका हुआ है। इसने बेड पर पड़े हुए बंडल की तरफ इशारा किया। मेरा ख्याल है इस घर में ऐसा तो कोई नहीं जिससे किसी गलत हरकत की तवक्का हो। नूरी भी काबिल एतमाद और भरोसे की औरत है, मैंने जवाब दिया। तुम कहीं जा रहे हो? इसने पूछा। फ़िलहाल तो नहा रहा हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे अनारकली तक जाने का इरादा है? ठीक है, मैं जा रही हूँ, शाम तक वापसी होगी, रज़िया ने कहा और इसी वक्त नूरी तौलिया लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैंने हाथ बढ़ाकर तौलिया ले लिया और दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया। मैंने रज़िया से भी मकसद बातें इसलिए की थी कि वो कमरे में मेरी मौजूदगी से किसी किस्म के शुबे में मुब्तला न हो जाए। वैसे एक अदद तौलिया तो बाथरूम में भी मौजूद था। रज़िया की टेलर के हिसाब वाली बात मेरे हलक से नहीं उतरी थी। दर्जी ग्राहकों का हिसाब अपने पास रखते हैं। रज़िया के पास दौलत की कमी नहीं थी। इस स्टेटस के लोग तो हिसाब रखते ही नहीं। कोई भी चीज़ खरीदते वक्त भाव ताव करना कसरे शान समझते हैं। जिसने जो मांगा दे दिया। इसमें शुबा नहीं कि रज़िया बहुत निचले तबके से ऊपर आई थी। नौ दौलतिये किस्म के लोग तो रोब झाड़ने के लिए यूं भी दिखावे के लिए पैसे लुटाते हैं और रज़िया की डायरी में दर्जी का हिसाब, ये बात मेरी समझ से बाहर था। इस डायरी में या तो कोई और हिसाब था या किसी और वजह से वापस आई थी। मैं नहाकर बदन पर तौलिया लपेट कर बाहर निकल आया, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वार्डरोब से कपड़े निकाल कर पहनने लगा। मैं तैयार होकर बाहर निकला तो नरगिस हॉल कमरे में तैयार बैठी थी। नोटों का बंडल मेरे हाथ में था। मैंने चंद हज़ार के नोट निकाल कर अपनी जेब में रख लिए और बाकी बंडल नरगिस के हवाले कर दिया, जो इसने अपने पर्स में रख लिया। खाना तैयार होने वाला है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नूरी ने किचन की खिड़की से झांकते हुए कहा। आज हम खाना बाहर खाएंगे, बल्कि खाने के बजाय बानो बाजार की चाट खाएंगे, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे हाथ का ये खाना हम रात में खा लेंगे। नूरी कंधे उचका कर रह गई। मैंने नरगिस को इशारा किया और हम दोनों बाहर निकल गए। नरगिस ने गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ था, जो इस पर बहुत भला लग रहा था। दुपट्टा लंबाई के रुख पर तय करके बाएं कांधे पर आगे पीछे लटका रखा था। नरगिस आज पहली मर्तबा अकेली मेरे साथ कहीं जा रही थी। इसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। हम गलियों से निकलकर मेन रोड पर आ गए। इस दौरान हम ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें मकान किस इलाके में लेना चाहिए। नरगिस लाहौर शहर से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थी, जबकि मैं इस शहर से अपने हाथ की लकीरों की तरह वाकिफ़ था। इसलिए नरगिस ने यह फैसला भी मुझ पर ही छोड़ दिया। हम मेन रोड पर एक मैरिज हॉल के सामने खड़े रहे। हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। चंद मिनट बाद ये खाली टैक्सी हमारे करीब आकर रुक गई। कितने जाना है बाबूजी? ड्राइवर ने खिड़की से गर्दन निकाल कर मेरी तरफ देखा और पूछा। लक्ष्मी चौक, मैंने कहा और ड्राइवर के जवाब का इंतज़ार किए बगैर पिछला दरवाज़ा खोल दिया। पहले नरगिस को बैठने का मौका दिया और फिर खुद भी अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सीट अगरचे काफ़ी खुशादा थी, मगर नरगिस मेरे साथ चिपक कर बैठी हुई थी। ड्राइवर भी अपने सामने लगे हुए आईने में बार बार हमें देख रहा था। इसका ख्याल था कि शायद इस औरत को पटा कर लाया हूँ। इस वक्त दोपहर का 1:30 बजा हुआ था। टैक्सी इशारा जलालुद्दीन रूमी पर दौड़ती हुई टेम्पल रोड और फिर माल रोड क्रॉस करती हुई हॉल रोड और वहाँ से मैकलोड रोड पर आ गई। वहाँ से लक्ष्मी चौक तक पहुँचने में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। मैंने टैक्सी निस्बत रोड वाली साइड पर रुकवा ली। ड्राइवर को किराया अदा किया और सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गया, जहाँ चंद अच्छे रेस्टोरेंट थे। इन रेस्टोरेंटों में सुबह से रात तक कढ़ाई गोश्त, बाल्टी गोश्त और चिकन टिक्का वगैरह चलता रहता था। हम एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।